श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी जो कि पूर्व में विधायक थे, श्री रामचंद्र पठानिया जी जो कि हमारे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन हैं, श्री मोहन सिंह जी, मोहनलाल जी चेयरमैन ओबीसी, श्री अजय शर्मा जी चेयरमैन एपीएमसी, पुष्पेंद्र वर्मा जी, सुमन भारती जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथीगण और मंझेली पंचायत के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, 23 वर्ष पहले आपने नदौन विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुनकर भेजा और 23 वर्ष बाद मुझे इस प्रदेश का नेतृत्व चुनने का मौका मिला, नेतृत्व के रूप में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 23 वर्ष तक आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और मंझेली में मेरा बचपन बीता है। बचपन की यादें हमेशा मेरे साथ है। जब भी मुझे मंझेली गांव आता हूँ, ये मेरे मामा जी का गांव है। छोटे होते हम यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे और अपने गांव के साथियों के साथ खेल खेला करते थे। धीरे धीरे वक्त बदला, वक्त ने करवट ली और मैं राजनीति में प्रवेश किया और आपने हमेशा मेरा साथ दिया। आज जब मधुसूदन जी कुछ बोल रहे थे तो निश्चित रूप से उनको बहुत आशाएं थी कि अगर मंझेली आए हैं तो मुझे उनको जो सुविधाएं असुविधाएं होती है और मेरे मुख्यमंत्री का भी कुछ फायदा उठाया जाए, इस दृष्टिकोण से इन्होंने कुछ मांगे रखी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना। मंझेली में पटवार सर्कल की आपने बात की है, आपको पटवार सर्कल भी खोलने की मैं घोषणा करता हूं। मंझेली में हेल्थ सब सेंटर स्वीकृत करने की बात की है, मंझेली के हेल्थ सब सेंटर को भी खोलने की मैं घोषणा करता हूं। बाद में और घोषणाओं की बात करूंगा, पहले मैं आज आपके बीच में आकर अपने आप को बड़ा प्रसन्नित महसूस कर रहा हूं। मेरे जीवन में हमेशा एक ही उद्देश्य रहना है। जैसे जैसे मैं राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता गया, हमेशा एक भाव रहा कि आम आदमी, गरीब आदमी और किसान को कैसे मदद की जाए। और जब मैं मुख्यमंत्री बना आज से 3 वर्ष पहले, तो रिच के ऐतिहासिक मैदान पर शपथ लेते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि हमने एक ऐसी प्रणाली को पाया है जहां नीचे से जो लिख दिया जाता है वो ऊपर तक वही चलता है और व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हम आगे आए। और मुझे खुशी है कि आज 3 साल बाद हमने उन चुनौतियों का सामना भी किया जहां अधिकारी अड़ंगा उड़ाते थे, लेकिन आज उन योजनाओं को हम आम जनता तक पहुंचाने में सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। इस स्कूल में जो समय मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे थे, मैं उस समय स्कूल में भी आता था। और आज जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनकी स्कूल में उनकी क्वालिटी में सुधार की जरूरत है। जब हमने सत्ता संभाली तो क्वालिटी एजुकेशन में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समय हम 21वें स्थान पर थे और आज हम 3 साल के अथक प्रयासों के बाद पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन में हम 5वें स्थान पर पहुंचे। अभी हम यही नहीं रुकने वाले। हमें जिस शिक्षा की नींव अभी रखी है, उस शिक्षा के विस्तार में अभी समय लगेगा, लेकिन वो समय दूर नहीं जब हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है। आत्मविश्वास की कमी का मुख्य कारण क्या है? क्या हमारे स्कूल में पढ़ने वाले सरकारी बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को में जो अध्यापक है वो टेस्ट पास करके आते हैं? तो क्या कमियां हैं?
उस कमी को हमारी सरकार ने पहचाना और हमने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू करेंगे और यही नहीं, इससे आगे एक कदम बढ़कर 100 स्कूलों को हमने सीबीएसई बोर्ड में परिवर्तित करने का निश्चय किया गया है, जिसमें कांगू का सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है जिसको हम सीबीएसई स्कूल में परिवर्तित करने जा रहे हैं। वहां भी नई कैंपस का निर्माण करने की मैंने स्वीकृति दी है ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ये महसूस करे कि मैं जिस स्कूल में जा रहा हूं उस स्कूल में आने वाले समय में जब मैं शिक्षा ग्रहण करके निकलूंगा तो उसके मन में आत्मविश्वास हो और वो देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इस ढंग से हमने शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करके आगे बढ़ने की सोची है। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को कोई समस्या हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है जल्दी हम जो हमारे कर्मचारी है या हमारे टीचर वर्ग है उनकी जो समस्याएं हैं उसका भी हम निपटारा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके कैडर को सेपरेट किया जाए और आगे बढ़ा जाए। इसी प्रकार गांव का आदमी जब गांव के किसी हॉस्पिटल में जाता है तो बड़ी उम्मीद और आशा के साथ जाता है। वो ये सोचता है कि डॉक्टर मेरे को देखेगा और मेरा इलाज संभव हो पाएगा। कई जगह तो वो इलाज संभव हो जाता है क्योंकि किसी को जुकाम हुआ है या किसी को कुछ और हुआ है, लेकिन कई बार उसकी बीमारी का पूरी तरह पता नहीं लगता और यही नहीं पता लगता कि उसको क्या बीमारी हुई है और कई परिवार के लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब गांव के हॉस्पिटल में कोई आम आदमी जाता है और आशा की किरण उसकी आंखों में होती है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, ठीक होकर अब वापिस आऊंगा, लेकिन उसकी बीमारी जब बढ़ जाती है तो इलाज के लिए लाखों रुपया खर्च कर देता है, लेकिन बीमारी का इलाज होना संभव नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए है कि जितने भी अभी हमारे सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की बात करना चाहता हूं, 20 सालों से हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि जिन मशीनों के माध्यम से आपका इलाज हो रहा है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। शिमला जैसा प्रीमियम हॉस्पिटल आईजीएमसी है और आईजीएमसी में 20-20 साल पुरानी मशीनें हैं। हमीरपुर का जो रीजनल हॉस्पिटल है 15-15 साल पुरानी एक्सरे मशीनें हैं। हमारी सरकार ने इसका भी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद ये पाया कि जो भी सरकारी अस्पताल में लोग अपने को दिखाने आते हैं, हम उनका डायग्नोस ठीक ढंग से नहीं कर पाते। डॉक्टर अच्छे हैं, लेकिन जब उन्हें मशीन मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में जब वो इलाज के लिए देखते हैं बार बार कि क्या निकल कर आया है, कुछ नजर नहीं आता, तो 20 साल पुरानी मेडिकल टेक्नोलॉजी से क्या नजर आएगा। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने ये निश्चय किया कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी अब मर्जी आर्थिक तंगी क्यों ना हो, हम सारी मशीनों को बदलेंगे और वो मेडिकल टेक्नोलॉजी लाएंगे जो दिल्ली के एम्स में है। और आज मुझे खुशी है कि हमने उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया है। आपको मैं छोटा होते सुनता था कि कोई सीएससी लुधियाना जा रहा है, सीएमसी लुधियाना जा रहा है, जलंधर जा रहा है अपने इलाज के लिए। इलाज के लिए अब आपको हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज सबसे सुंदर और सबसे अच्छा बनने जा रहा है। इसके लिए समय लगता है। कितनी पोस्टें हम क्रिएट कर रहे हैं, कितने हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे आपको कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि मुझे बीमारी क्या है। अभी तक लोगों को ये नहीं पता लगता कि मुझे बीमारी क्या है। अभी सिर्फ डॉक्टर आपको पेन किलर दे देते हैं, आपकी दर्द दूर हो जाती है, बीमारी दूर नहीं होती और थोड़ा धीरे धीरे उम्र के साथ बीमारी भयंकर रूप ले लेती है और आप उसका इलाज करवाने में संभव नहीं होते। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं, वैसे तो वो 5 गुटों में बटी है और पिछली बार जो मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर जी ने, उन्होंने हमीरपुर जिला की बड़ी अनदेखी की। भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक चुनकर गए, 1 को भी मंत्री ने बनाया। ये जिले का भाग्य ही होगा, ये जिले का भाग्य ही है। यहां से कांग्रेस पार्टी ने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया निचले क्षेत्रों से, और किसी जिला में दूसरी पार्टी का पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और दूसरी पार्टी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य हमीरपुर जिला के लोगों को ही है। अब हमें क्या करना है, हमें किस दृष्टि से आगे बढ़ना है। नदौन मेरा घर है,
मझेली में मामा जी की पंचायत है, निश्चित रूप से विकास की कोई कमी इसमें नहीं है। हमने देखा कि हम नदौन का विकास कैसे कर सकते हैं। हर क्षेत्र में विकास के हमने नए आयाम स्थापित करने हैं। आज जोधपुर में जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर कहते हैं कि हमने स्वीकृत करवाया है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गुलाम नबी आजाद जी से मैंने स्वीकृत करवाया था, इसीलिए इसका नाम डॉक्टर राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज रखा गया है, नहीं तो इसका नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाता। हमने ये स्वीकृत करवाया और केंद्र की सरकार ने सिर्फ 190 करोड़ रुपया उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने स्वीकृत किए। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पिछले जयराम ठाकुर जी है, सिर्फ शिलान्यास करके काम उसका इतनी तेजी से शुरू नहीं हुआ। हमने अभी तक, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, इस मेडिकल कॉलेज में हिमाचल प्रदेश के खजाने से, सरकार के खजाने से 400 करोड़ रुपया स्वीकृत करवाया। 400 करोड़ रुपए से ये मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हुआ है। उसी तरह नदौन में हम इंडोर स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। नदौन का इंडोर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम होगा। हम नदौन में स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स टूरिज्म का मतलब है कि सभी प्रकार की नेशनल खेलें आने वाले समय में हमीरपुर जिला में आयोजित किए जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और 120 करोड़ रुपए की लागत से पहला राज्य का इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, जहां हमारे जो युवा बच्चे हैं उन्हें शूटिंग की व्यवस्था की गई है, वहां स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है, वहां वॉलीबॉल खेलने के लिए व्यवस्था की गई है, बास्केटबॉल खेलने के लिए व्यवस्था की गई है। 17 खेले इस इंडोर स्टेडियम में होंगे। इसके अलावा और जगह एक्वायर करके हम वहां हॉकी और फुटबॉल का स्टेडियम भी का निर्माण भी करने जा रहे हैं, जो आने वाले 1 वर्ष में आपको वहां देखने को मिलेगा। नदौन ऐतिहासिक नगरी है। नदौन विधानसभा क्षेत्र के साथ ब्यास नदी बहती है। ब्यास नदी में हम किस प्रकार की जल क्रीड़ा खेलों का आयोजन किया जाए, इसके लिए 70 करोड़ रुपए की लागत से एक हमारा स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स का एडीबी प्रोजेक्ट के तहत हमारा एक स्टेडियम, एक एक्वा टूरिस्ट स्पोर्ट बनने जा रहा है, जिस पर 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 120 करोड़ की लागत से यहाँ एक वेलनेस सेंटर का निर्माण करने की भी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। हमीरपुर जिला को उड़ान क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए हमीरपुर में एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से अगर आपको आने वाले समय में चंडीगढ़ जाना होगा, तो चंडीगढ़ जाने के लिए आपको हमीरपुर के जोधपुर के पास एक हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। आप 40 मिनट में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे और मिनिमम किराया आपसे लिया जाएगा। इस क्षेत्र में हमीरपुर जिला में विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि 2 का कार्यक्रम है और इन 2 कार्यक्रम में ये मेरा घर है। जिन भी महिला मंडलों ने हमें अभी सम्मानित किया, चाहे रामनगर है, धोंधा पंगा है, मझेली है या बडेड़ा है, सभी महिला मंडलों को मैं 1-1 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूँ। ये सब सामान उन्हें बर्तन खरीदने के लिए दिया जाएगा और सभी महिला मंडल को जो 100-100 कुर्सियां की बात अभी महिला मंडल मेरे कान में बोल रही थी, चारों महिला मंडल को 100-100 कुर्सियां देने की भी मैं बात करता हूँ। मझेली से कुंपल सड़क को चौड़ा करने के लिए राशि की बात की, जो जगह देंगे ताही होना है, जो जगह नहीं देंगे तक होना। तो जो मझेली से कुंपल सड़क के लिए जितना भी पैसा लगेगा मैं इसकी डीपीआर बनाने का आदेश देता हूँ। और जो महिला मंडल के ऊपर जिनके महिला मंडल नहीं बने हैं उन्हें भी मैं 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। और 50 लाख रुपया महीना मैं मझेली पंचायत को, जो इसके विभिन्न रोड्स हैं, घरों के छोटी पगडंडियां हैं, किसी के डंगे लगने हैं, किसी का कुछ लगना है, मैं मझेली पंचायत को देने की भी घोषणा करता हूँ। कहने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मझेली के लोगों के पास बहुत अधिक जगह भी है।
मक्की बीजना और कणक बीजने वाले फैल ही गए हैं। लेकिन अगर आप हल्दी उगाएंगे, हल्दी एक बार ही उगाई जाती है, तो सरकार आपसे 90 रुपए किलो के हिसाब से हल्दी खरीदेगी। उसको सिर्फ आपने एक काम करना है, उसका एक फार्म भरना है आपने प्राकृतिक खेती का। और हल्दी का मुझे पता है कि ना काम ज्यादा करना पड़ता है, एक बार बाई की तो ठीक हो गया, ना बंदर खांदा तिजो, ना सूअर खांदा, ना जंगली गाय नील गाय खांदी, तो कम भी कमाना कटी होना। पर जिसके पास 10 कनाल जगह है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप 10 कनाल में हल्दी उगाएंगे तो आप हर साल 5 लाख रुपया सरकार से पाएंगे। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि गांव की जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत किया जाए। इसके अलावा जो गोबर से गेहूं पैदा करेगा, उससे सरकार 60 रुपए किलो गेहूं खरीदेगी। जो गोबर से मक्की पैदा करेगा, उससे सरकार 40 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। और जो जौ पैदा करेगा वो 60 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। ये क्यों खरीद रही है? ताकि गांव के किसान के पास जो जिनके पास थोड़ी थोड़ी जगह है, उनको सीधा पैसा कैसे दिया जाए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे किया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये पहली बार सोचा गया है कि गांव में रहने वाले किसान जिसके पास छोटी जगह है, कम जगह है, उनके लिए कोई योजना लाई जाए। यह हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने गांव के किसान के लिए ये योजना लेकर आए हैं। और मेरा मानना है कि आप अब इस दिशा में अपने फॉर्म भरेंगे। मैं इस दिशा में भी आपसे बात करने आया। और जो गाय पालक है या भैंस पालक है, अगर किसी ने गाय का दूध बेचता है तो सरकार उससे मिल्क फेडरेशन के द्वारा 50 रुपए 51 रुपए किलो गाय का दूध खरीदेगी और भैंस का दूध 60 रुपए किलो खरीदेगी और 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उनको किराया भी देगी, ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपके लिए कार्य कर रही है। मझेली के सभी लोगों को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि आप लोगों का प्यार हमेशा रहा है। और निश्चित रूप से ये जो स्कूल के 2 कमरे बोले हैं, क्योंकि अभी शिक्षा के स्तर में और बदलाव आना है, मैं उसकी आपको बताना नहीं चाहता। 2 कमरे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगले साल आप सब लोग चाहेंगे कि कांगू के सीबीएसई स्कूल में पढ़ें। वहां हम सभी टीचरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं, उसके लिए स्पेशल कैडर बनाने जा रहे हैं, सब प्रकार से नई रिक्रूटमेंट हम करने जा रहे हैं, ताकि कोई बच्चा सभी इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ सके। किसी टीचर की कोई कमी नहीं उस स्कूल में रहेगी। अभी हम सरकारी स्कूल में जो बच्चे भेजते हैं, उसमें हमेशा टीचर कोई ना कोई ट्रांसफर में उलझा रहता है। और निश्चित रूप से जब आप उन स्कूलों में जाओगे तो आप महसूस करेंगे कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे देश के सबसे अच्छे बच्चे माने जाएंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और भी जो आपके हैंडपंप्स लगने हैं उसको भी जिन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी है, मैं उसको भी आपको बताना चाहूंगा कि उसको भी मैं सैंक्शन करता हूं, जिन्होंने भी मेरे पास एप्लीकेशन दी है। और आप सब लोगों का, मझेली निवासियों का, मझेली में मेरा पूरा बचपन बीता है, पूरा प्यार मैं यहाँ अपने लोगों के बीच रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मझेली पंचायत में मैं आज जाऊंगा और आपको पटवार सर्कल, क्योंकि आपका दंगड़ी में भी पटवार सर्कल है और ये काफी साल पुरानी मांग है आपकी। 10-15 साल से आप लोग मुझसे मांग कर रहे थे कि दंगड़ी में जाना पड़ता है। इस पटवार सर्कल की नोटिफिकेशन वैसे मैंने करवा दी है, इसको जल्दी या पटवारी की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में आपकी रजिस्ट्रियां जो हैं, आपके जो इंतकाल हैं, वो सब ऑनलाइन होने जा रहे हैं। आपके पास आपको पटवारी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने राजस्व अदालतें लगाई, कहा कि जिनकी इंतकाल नहीं हुए उसे तुरंत प्रभाव से इंतकाल किए जाए। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद जब हमने आम लोगों की समस्या को समझा, आम लोगों के दर्द को समझा, तो हमने राजस्व अदालतें लगाई और 1,37,000 इंतकाल पिछले 3 साल में हमने किए हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर हमें क्या करना है? इससे आगे बढ़कर हमने ये करना है कि आप बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाएं,
आपकी रजिस्ट्री भी ऑनलाइन होगी, आपका इंतकाल भी ऑनलाइन होगा, आपकी डिमार्केशन की डेट भी ऑनलाइन होगी, आपकी पार्टीशन की डेट भी समय सीमा पर होगी। अभी 10-10 साल पुराने, 20-20 साल पुराने जो आपके जमीन के बंदोबस्त नहीं होते, वो सब हमारी सरकार आम लोगों के दुख को समझते हुए इस प्रकार का औद्योगिक परिवर्तन करने जा रही, टेक्नोलॉजी बेस्ड परिवर्तन करने जा रही है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं और यहाँ पटवार सर्कल जो आपने मुझसे मांगा है उसको भी देने की मैं घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत।